सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर सोहेब चौधरी जी को, और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद तारड़ साहब, जो कि एक जानी मानी हस्ती हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और ये दोनों बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे और इंडियन इकोनॉमी और पाकिस्तान इकोनॉमी पे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। आती है कि पाकिस्तान $3 बिलियन के लिए आईएमएफ के 3 महीनों से तरले करता नजर आता है। दूसरे दिन खबर आती है कि आईएमएफ इंडिया से रिक्वेस्ट करता नजर आता है कि आपने जो राइस एक्सपोर्ट पे बैन किया है वो रिस्ट्रिक्शन काइंडली हटाई जाए, अदरवाइज यूएसए में खासतौर पे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। एक दिन खबर आती है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अपनी अवाम को, अपनी पब्लिक को ये यकीन दिलवाते नजर आते हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट आई तो हम पाकिस्तान से गुर्बत खत्म करेंगे, रोटी कपड़ा और मकान आपको प्रोवाइड करेंगे। दूसरे दिन खबर आती है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अपनी इलेक्शन कैंपेन इस तरीके से स्टार्ट करते हैं कि अगर मैं तीसरा टेन्योर मेरा हुआ, तीसरी बार मैं गवर्नमेंट में आया तो इंडिया को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना दूंगा दुनिया की। इन्हीं सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब, किसी तारुफ के मुहताज नहीं है और काफी ज्यादा अपना तजर्बा रखते हैं। यूएस बेस्ड पॉलिटिशियन हैं और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर काफी ज्यादा ग्रिप रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू चौधरी साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लाहौर से कराची आए और आपकी कोशिशों की वजह से मंदिर के बारे में, जो मंदिर की कंस्ट्रक्शन रुकी और आपने जो इंटरव्यू लिए, रिमार्केबल। माय हैट ऑफ टू यू। इसी तरह होना चाहिए था। मैं जिस तरह आपको हमेशा कहता रहा हूं कि मेरा खुद दिल धड़कता है पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के लिए, हिंदू सिख क्रिश्चियंस के लिए। और मैं स्ट्रिक्टली बिलीव करता हूं कि 21st सेंचुरी में किसी को फेथ बेस किसी को जज नहीं करना चाहिए, तकलीफ नहीं देनी चाहिए। दिस इज नॉट द सेंचुरी फॉर हेट्रेड एनीमोर। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने कोशिश की, आप आए, अपना टाइम निकाला। एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर सच अ वंडरफुल वर्क। सर मैं ये समझता हूँ एज ए पाकिस्तानी ये मेरी जिम्मेदारी थी जो कि मैंने कोशिश की, और यकीन मानिए कि आप जैसे जब सीनियर होंगे, आप जैसे बड़े हमारे साथ होंगे तो हमें कहीं ना कहीं हौसला रहता है, हम कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट रहते हैं कि भाई हमारे साथ भी लोग मौजूद हैं जो हमारी आवाज को आगे भी लेकर जा सकते हैं। और अगर मैंने ये कराची में जो किया, बहुत से लोगों ने, देखने वालों ने भी अप्रिशिएट किया, आप जैसे लोग भी जब अप्रिशिएट करेंगे तो डेफिनेटली हमें हौसला बढ़ेगा। सर टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि आईएमएफ कहीं हमारी नाक की लकीरें निकलवाता है कि भाई $3 बिलियन तब दूंगा जब ये भी शर्त मान लोगे, ये भी शर्त मान लोगे, बिजली का बिल भी बढ़ा दोगे, इसके अलावा महंगाई भी आप अपने हमारी मर्जी से, जो रेट होगा, दूध का रेट भी हमारी मर्जी से होगा, चावल का रेट भी हमारी मर्जी से होगा। दूसरी साइड पे आईएमएफ, ये हमारा नेबर इंडिया है, उसकी रिक्वेस्ट करता नजर आता है कि आपने जो पाबंदी लगाई है आप इसको हटा दें, अदरवाइज अमेरिका में जो है कीमतें बढ़ जाएंगी। क्या कहना चाहेंगे? तो सब अफसोस कि बॉर्डर के एक पास आपने सूरत हाल बताई है वैसी ही है, और दूसरी साइड पे यहाँ पे फैटफ आपकी नाक की लकीरें निकलवाता है। दूसरा, आईएमएफ ने आपके साथ कौन सी शर्त है जो नहीं रखी उन्होंने बल्कि यहाँ तक कि आके अब वो आपके सियासी मामलात के अंदर भी इंटरफेयर कर रहे हैं। कभी इलेक्शन पूछते हैं कैसे होंगे, क्यों होंगे, कौन कराएगा, ये एक अलग चीजें हैं। आपके अभी बिजली का रेट है वो बढ़ा है रिसेंटली। उसके बाद वो बिजली के रेट पे इंटरेस्टेड है, लेकिन आपके 87 मेंबर है इस वक्त कैबिनेट के, उनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये बताना ये चाहूंगा कि भारत को ये करते हुए 76 साल लगे हैं। आप ये देखें कि वहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के जा रहे हैं और पूरी दुनिया पे हुकूमत करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका, आईएमएफ तो अल्टीमेटली इज फंडेड बाय अमेरिका। अमेरिका की हर दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेड जो है वो भारतीय निजाद है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा है। अजय बंगा की सबसे बड़ी मिसाल है, उनके कांग्रेसमैन, उनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, हत्ता कि वहां की वाइस प्रेसिडेंट जो है कमला हैरिस, वो इंडियन निजाद है। और जब दूसरी तरफ अभी रिसेंटली आपने और मैंने मिलकर, मुझे अभी याद है कि मोदी साहब का हमने जो ओवरसीज ट्रिप कवर किया था, तो उन तीनों चीजों के अंदर नजर आया था कि वो अपने भारतीय डायस्पोरा को प्रमोट करते नजर आए, वो भारत की करेंसी को प्रमोट करते नजर आए, वो यूपीआई को प्रमोट करते नजर आए। आपने कभी देखा है कि हमारा कोई फॉरेन डेलीगेशन गया हो, उसने सबसे पहले तो ये बताऊंगा
कि जाते कर्जा लेने हैं, लेकिन 350 बंदों का डेलीगेशन साथ जाता है, कैमरामैन साथ जाते हैं, शेफ साथ जाते हैं, कुक साथ जाते हैं। तो कंपैरिजन मेरे ख्याल में एक तो चोई साहब, मैं अब इस पॉइंट पे पहुंचा हूं कि हमारा कंपैरिजन अब भारत के साथ करना पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली वो सर, इवन जो लोग देखते हैं, इंडिया से बड़ी तादाद में ऑडियंस है और वो इस चीज से अब नाराज होते हैं कि भाई हमारे साथ कंपैरिजन ना करो। और मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि कंपैरिजन अब नहीं बनता, लेकिन सीखना तो बनता है सर, के सीखना भी नहीं सीखना, बनता। हाँ सीखना बिल्कुल चाहिए, मैं समझ, लेकिन अब टाइम आता जा रहा है कि आपको अफगानिस्तान से भी सीखना पड़ेगा। अब तो वो भी आपसे आगे जा रहे हैं, बांग्लादेश के साथ भी अब मेरे ख्याल में आपका कंपैरिजन नहीं बनता, वो भी तरक्कियों को टच कर रहे हैं। मुझे अगले दिन मैंने देखा, एक आर्टिकल में पढ़ रहा था चोइसा, कि चाइना से जो बिजनेस निकल के जा रहा है वो पहले नंबर पे वियतनाम पे जा रहा है, वियतनाम, इंडोनेशिया, और उसके बाद तीसरे नंबर पर थाईलैंड जा रहा है, और उसके बाद बांग्लादेश जा रहा है, और भारत जा रहा है। और अगर अगर बांग्लादेश इतने नंबरों पर है, तो आप सोचिए, आप तो कहीं भी यू डोंट एग्जिस्ट एनी मोर। और दूसरा, मैं यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात बताऊंगा, जो उनके साथ कंपैरिजन नहीं बनता, और दुनिया भारत के पीछे क्यों चलती है, $595 बिलियन का उनका फॉरेन एक्सचेंज है। आप 2-2 बिलियन के लिए आप नाक की लकीरें निकालते हैं, 3-3 बिलियन के लिए। अभी आज की बात है, चाइना का एक प्राइवेट बैंक है, उन्होंने आपका लोन जो है रोल ओवर किया है, और आप फूलों की पत्तियां निछावर करते फिर रहे हैं। आप मुल्क का कंपैरिजन करना चाहते हैं, आपकी मुल्क का अगला केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो IMF अपॉइंट करेगा, वो IMF की मर्जी का होगा, शर्तें फिर दोबारा दी जाएंगी, क्योंकि उसी टेन्योर के अंदर आखिरी किस्त आने की उम्मीद है। लेकिन अब मैं एक ये बात आज से पूछना, मैं आपके प्रोग्राम के वसातत से ये बात करना चाहूंगा, आज तक किसी गवर्नमेंट ने ये बताया है कि हम जो कर्जा ले रहे हैं ये खर्च कहां होगा, पिछले कर्जे कहां गए हैं? कभी किसी ने ये सवाल किया है? किसी ने सवाल नहीं किया। सर सवाल आप अगले सवाल इलेक्शन, करने की कोशिश की जाती है, लेकिन सवाल फिर वहां तक शायद पहुंचता नहीं, या पहुंचाया नहीं जाता, या फिर दबा दिया जाता है। दोबारा तर हकीकत, लोगों को इस वक्त नॉलेज बहुत है, लेकिन मैं आप बल्कि एक और, इस वक्त लोग बातें कर रहे हैं एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की, इस वक्त बातें कर रहे हैं जी हम कशकोल तोड़ देंगे, लेकिन किसी ने आज तक अकाउंटेबिलिटी की बात की है? किसी ने कहा है कि जो लोग लूट के अभी भी निकल रहे हैं, जो बोरियों में डॉलर भर के अपने प्राइवेट जहाजों में फ्लाई कर रहे हैं, उनको उनका सद्देबाब किस तरह किया जाएगा, उनको किस तरह रोका जाएगा? मैं हमेशा इस बात पे एग्री करता हूं चोर साहब, क्योंकि मैं बायसीते तालीम, मैं एक वकील हूं। सोसाइटी के अंदर सजा एक कानून के अंदर एक सजा जो है, उसके बगैर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते। इस मुल्क के अंदर तरक्की नहीं हो सकती जब तक आप करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन नहीं करेंगे। आप मैं अब बताना चाहता हूं, अब इलेक्शन की बातें हो रही हैं आपके कंट्री के अंदर, केयर टेकर गवर्नमेंट की बातें हो रही हैं, इलेक्शन पहले भी होते रहे हैं, आपके इलेक्शन साफ शफाफ हो ही नहीं सकते जब तक आप अकाउंटेबिलिटी की बात ना करें। वही चेहरे, तकरीबन 200-300 चेहरे हैं जिनको हमारे इमरान खान साहब कहते थे इलेक्टेबल, वही अब दोबारा पार्टियां चेंज करके फिर इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, फिर लूटमार का बाजार गर्म होगा, आपस में मिनिस्ट्रियां तकसीम की जाएंगी, मार गरीब का बच्चा खाएगा। ये जो जिनकी आप IMF की बातें कर रहे हैं, ये सारा कर्जा, जब कर्जे आते हैं, आधा कर्जा तो वहां से आता ही नहीं है, वही अकाउंटों में एडजस्ट हो जाता है। क्योंकि वजह यह है कि जो कर्जे लाने वाले हैं सारे, ये इनके बच्चे बाहर बैठे हैं, टोरंटो में बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं, उन्हीं के लिए IMF से पैसे ले रहे हैं। लोकल आपके लिए या मेरे लिए तो ये कर्जा नहीं लिया जा रहा। लेकिन अब मैं जो अगली बात ये करना चाहूंगा कि आपने अगली बात की थी कि मोदी साहब ने अपने कौम के साथ क्या वादे कर रहे हैं। इस वक्त अगर देखा लेकिन जाए, यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों को थोड़ा अजीब लगता है पाकिस्तान से, कि भाई क्या हर टाइम इंडिया इंडिया इंडिया। लेकिन IMF की अगर बात हो रही है, IMF से पैसे लेने की बात हो रही है, तो मैं पिछले दिनों एक जगह पे पढ़ रहा था, पता नहीं आप इसको अगर मतलब थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, कि अगर हमें IMF से लोन भी मिलता है, वो भी इंडिया की परमिशन के बगैर नहीं मिलता। इसके अंदर आप क्या ऑथेंटिसिटी समझते हैं? मैं ये कहीं पे पढ़ा, मुझे बड़ी मैं बहस इसको हुई। मैं जो सा वॉशिंगटन DC में बैठा हूं, मैं इसकी गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको IMF लोन नहीं दे सकता, ना देता है। बल्कि इस वक्त मैं बता रहा हूं, आपके साथ अमेरिका बात भी नहीं करेगा भारत की मर्जी के बगैर, क्योंकि वो बिल्कुल इस वक्त रिलाय कर रहे हैं कि इंडिया उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा सब कॉन्टिनेंट के अंदर। इंडो पैसिफिक जो एक नाम दिया गया है, जिस तरीके से इस दफा मोदी साहब के साथ जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किए हैं, दे आर रिलाइंग ऑन इंडिया टू प्रोटेक्ट अमेरिकन इंटरेस्ट इन अगेंस्ट चाइना।
और दूसरा बात यह है कि आप जब आपकी स्टोरियां ना सिर्फ वॉशिंगटन डीसी के अंदर बल्कि दुनिया के हर कैपिटल के अंदर मशहूर है कि बिफोर आप दहशतगर्दी के लिए मशहूर थे, आज आप करप्शन के लिए मशहूर है। ये हकीकत है। आप इसको, आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन ये हकीकत है। पहले आप दहशतगर्दी बेचते रहे हैं, अब लेकिन अब भी अब आप क्या बेच रहे, सी पैक बेच रहे हैं। आप सी पैक बेच रहे हैं या आईएमएफ को लूट रहे हैं। और दुनिया का कोई मुल्क आपने छोड़ा है ऐसा जहां से आपने कर्जा लेके फ्रॉड ना किया उनके साथ? बल्कि हमारे शहबाज शरीफ साहब में वजीर आजम ने कहा था कि मुझे शर्म आती है, अब तो लोग मेरा फोन भी नहीं उठाते, दूसरे मुल्कों के सदर जो है, प्रेसिडेंट, वो मेरा फोन तक नहीं उठाते। उसकी वजह यह है क्योंकि आपका क्या ख्याल है, गार्डियन ने स्टोरियां लिखी हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने स्टोरियां लिखी हैं, दुनिया का कौन सा ऐसी न्यूज एजेंसी या पब्लिकेशन नहीं है जिन्होंने आपकी करप्शन की स्टोरियां नहीं लिखी। लेकिन आज तक अफसोस की बात यह है कि आपके देखने वालों को, आपके जो हुक्मरान है, आपके पॉलिसी बनाने वालों को सब पता है। उसकी वजह यह है सारे फॉरेन एजुकेटेड हैं। आपका हर 18 ग्रेड का अफसर जो है वो लंदन या अमेरिका से पढ़ के जाता है। आपकी रूलिंग एलीट जो नवाबजादे पैदा होते हैं, एचिसोनियन, सारे बाहर की डिग्री हैं। लेकिन अफसोस के साथ है यहां से वो मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके सीख के जाते हैं। पाकिस्तान की मोहब्बत का सबक उनको नहीं दिया जाता। और एक माहौल, एक इन्वायरमेंट ऐसा बना दिया गया है कि जो पाकिस्तान की मोहब्बत की बात करता है, पाकिस्तान की बेहतरी की बात करता है, एक इस तरीके से इन्वायरमेंट बना दिया जाता है कि वो गद्दार करार पाया जाता है, वो एजेंट करार पाया जाता है कि भाई ये तो बिल्कुल हट के बात कर रहा है, ये तो बात कर रहा है रिलेशन बेहतर करो, ये बात कर रहा है टेररिज्म पे कंट्रोल करो। जबकि हमारे बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर लेवल तक के लोग मान चुके हैं कि हाँ भाई हम इन्वॉल्व रहे हैं इस तरह की एक्टिविटीज में। दूसरा चौसा बात, मैं उस बात का जवाब भी देना चाहता हूं कि अगर हकीकत हमारी नफरत इतनी हमारे जेहन में डाल दी जाती है भारत के खिलाफ कि अगर उनकी तरक्की की बात की जाए तो कई लोगों को परेशानी हो जाती है। ठीक है, मैं वो भी मान लेता हूं। चाइना की बात कर लेते हैं, उनके साथ तो आपकी दोस्ती हिमालय से ऊंची है, लेकिन आप जाते हैं वहां से कमीशन और किकबैक लेते हैं, लेकिन उनकी तरक्की कभी नहीं देखी आपने कि वो करप्शन को किस तरह डील करते हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको, वो जिस करप्ट अफसर को, वजीर को पकड़ते हैं, गोली मारते हैं, और गोली मारने का बिल भी उसके लवाकिन देते हैं। और दूसरी बात बताता हूं, जिन लोगों को करप्शन में पकड़ के वो जेलों में डालते हैं, वहां उनसे लेबर कराई जाती है और जेल का खर्चा भी उनसे लिया जाता है। ये चीजें क्यों नहीं आप चाइना से सीखते? ऐसे ही है। अगर अगर आप नहीं सीखना चाहते, भारत से ना सीखें, चाइना से सीख लें, वो तो आपके दोस्त हैं। वो तो मालिया से भी ज्यादा ऊंची दोस्ती है आपकी। उनसे क्यों नहीं कुछ चीजें सीखते आप? आपकी सड़कें वो बनाते हैं, आपकी सी पैक वो बनाते हैं, आपकी हर चीज हाईवेज वो बनाते हैं, आप खुद अपने काम क्यों नहीं करते? आप उनसे सीख लें, उनसे सीख लें। मैं नहीं मानता। अगर आपको भारत की तरक्की की बात करने से तकलीफ होती है तो चाइना की बात कर लेते हैं, लेकिन कुछ सीखने की बात तो करें। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। इवन बांग्लादेश की बात अफगानिस्तान से खबरें आ रही हैं कि भाई वहां पे भी कुछ जो उनसे इस तरीके से मादनियात निकल आए हैं, कुछ पेट्रोल की बात। चौधरी साहब, आज आपको मैं एक नई बात बताना चाहता हूं। आपका आईएमएफ के पैसे आ रहे हैं, डॉलर आएंगे। उसके बाद आज एक नई खबर पाकिस्तान से आई है कि इन्होंने जो करेंसी एक्सचेंज वालों को डॉलर इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी है। ठीक, आईएमएफ के पैसे आधे लंदन चले जाएंगे, टोरंटो चले जाएंगे, दूसरे आपके अफगानी भाई खींच के ले जाएंगे यहां से। और जो डॉलर आएंगे आपके मनी एक्सचेंज वाले लेकर आएंगे, वो भी सारे अफगानी ले जाएंगे यहां से, क्योंकि और आपकी मर्जी से लेके जाएंगे। आपको हिस्सा उसमें से देकर लेके जाएंगे। दर हकीकत जब आप अपने मुल्क से मोहब्बत ना करें, जब आप शराफत प्रमोट करना छोड़ दें सोसाइटी में, जब आप शरीफ लोगों को कहें ये बुजदिल है, ना आप खांदा ना सानू खान देता है, जब ये आपकी पॉलिसी बन जाती है तो फिर उस वक्त कंट्री के साथ यही होता है जो आज हो रहा है। और लेकिन आपको, मुझे, मेरी आज भी अगर मेरा चॉइस अब ये क्वेश्चन है, आपके 25 करोड़ लोग, आपके ख्याल में आपकी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? आपके दफातर काम कर रहे हैं? आपकी पीआईए चल रही है? आपका रेलवे काम कर रहा है? और चले सबसे बड़ा, सबसे ऊपर मैं ये कहता हूं, कोई एक ऐसा अदारा बता दें, कोई ऐसा इंसान बता दें जो करप्शन रोकने की कोशिश कर रहा हो। मेरी इंफॉर्मेशन के मुश्किल है मेरे लिए भी बताना, क्योंकि हर एक जो करप्शन, जो कहता है कि हम करप्शन रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर करप्शन के सबसे ज्यादा इल्जामात हैं, चार्जेस हैं। सर, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कश्मीर को लेके एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट, मतलब ये बॉर्डर को लेके बहुत बड़ी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला है कि अगर पाकिस्तान ने, या फिर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये बोला कि अगर हमें ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंट्रोल ना किया गया या हमें मजबूर किया गया तो हम देर नहीं करेंगे, यानी कि हमें कोई जो सा वो इशू नहीं होगा, हम बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे हमारी फोर्सेस की। उन्होंने अपनी फोर्सेस की बात की है। तो मतलब क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ से इन चीजों को सीरियस क्यों नहीं लिया जा रहा?
देखिए, नहीं, आज दर हकीकत मैं बिल्कुल उस बयान के बारे में, राजनाथ साहब के बारे में मैंने वो उनकी स्टेटमेंट पढ़ी थी आज, क्योंकि आज कारगिल की एनिवर्सरी है वहां पे, जी 1999 की कारगिल, आज के दिन 16 जुलाई को उसकी एनिवर्सरी थी और उसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दी है। दर हकीकत उन्होंने फौज का, अपने लोगों का मोराल हाई करना था, उसमें उस इवेंट में उन्होंने बात की है। लेकिन वो देखें, जिस तरीके से वो अपने डिफेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं, जिस तरीके से वो राइफल तैयारे खरीद रहे हैं, जिस तरीके से वो अमेरिका से ड्रोन खरीद रहे हैं, दूसरी चीजें कर रहे हैं, उनकी इस रीजन के अंदर वो चाइना को कम्पीट कर रहे हैं डिफेंस के अंदर। पाकिस्तान के पास तो फिर आपको पता है, जब आपके पास खाने को चीज ही कोई नहीं है, आईएमएफ वाले जो आप जिस तरफ धक्का मारते हैं आप उसी साइड पे चले जाते हैं। दर हकीकत फिर वो दे सकते हैं बयान, दे आर इन अ पोजीशन टू डू इट। अब इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन आज मैं जो आपने दूसरी, मैं हमेशा एक बात पे एग्री करता हूं। आप अब असली सिचुएशन चॉइस साहब ये है, आपने दहशतगर्दी को जब एक अपना कारोबार बनाया, अब आप उससे निकलना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं कंबल छोड़ता हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। आज भी पेशावर के अंदर जो है, एक हफ्ते के अंदर 2 पुलिस वालों के ऊपर अटैक हुए। आज बल्कि एक बहुत प्यारा नौजवान था, इदरान अफरीदी, एडिशनल एसएचओ था पेशावर में, और वो शहीद हुआ है। आज 5 आपके पुलिस वाले शहीद हुए हैं एक हफ्ते के अंदर। ये दूसरा अटैक है टीटीपी वालों का। लेकिन ये कि वो जिस तरह कहा ना, आपने डॉलर बनाने के लिए जिहाद शुरू किया था जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, आज आप भी आज सारा पाकिस्तान उसका जो है वो निशाना है। आज उसकी कीमत अदा कर रहा है हर पाकिस्तानी, अफसोस के साथ मैं कहूंगा। लेकिन ये कि फिर जब आप इस तरह की इस तरह की चीजें होती हैं, अब ना पता चलता है उसमें से ठीक कौन है। जिस तरह के आपका कॉन्सेप्ट था, मारने वाला भी शहीद है, मरने वाला भी शहीद है। फिर आप बात करते हैं अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान। आपने खुद ये सारी चीजें क्रिएट की हैं। आपको चाहिए अभी भी, आज भी आप पाकिस्तानी बन के सारे पाकिस्तान से प्यार करना सीखें, पाकिस्तान की हिफाजत करना सीखें। जब आप पाकिस्तान से प्यार करेंगे तो आपके नेबर्स आपको सीरियस लेंगे। आज आपके जो तालिबान, जो कि अभी तक अफगान महाजरीन इतने बैठे हैं पाकिस्तान में जिसकी हद नहीं है, लेकिन आपके साथ वो दिल से नफरत करते हैं, जिस तरह आपके साथ बंगाली नफरत करते ऐसे ही हैं। है। तो दर यहाँ पे सर हकीकत मैं आपको, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। यहाँ पे तो सर मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि हमें खबर है दुश्मन के हर एक ठिकाने की, मुखबरी जरूर करते अगर खुद शरीके जुर्म ना होते। मतलब हम किसके ऊपर इल्जाम लगाएं, हम जहां पे भी इल्जाम लगाते हैं कहीं ना कहीं हम खुद भी इन्वॉल्व पाए जाते हैं। अगर चॉइस साहब, तो नहीं, मैं उसमें जी चॉइस साहब, उसमें मैं ये अर्ज करूंगा कि उन्होंने आपके पेशावर में घुस के आपके स्कूल में बच्चों को मारा था, तो आपने गाना बना दिया था, हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चे ने पढ़ा है, और कहते हैं दुश्मन के बच्चे। फिर उसके बाद एक हुकूमत ऐसी आई कि उन्होंने सबको उनको छोड़ दिया। तो जितने एबटाबाद के मारने थे वो तालिबान सबको बाइज्जत तरीके से पेशावर अफगानिस्तान छोड़ा है। फिर कहते हैं उनको ला के यहाँ आबाद करना है। तो आप अंदर हकीकत एक पेज पर हुए ही नहीं कभी। एक दफा एक पॉलिसी बनाते हैं, 2 साल बाद दूसरी पॉलिसी बना लेते हैं, और इन्हीं पॉलिसियों की वजह से ही आज पाकिस्तान के हालात खराब है। 76 साल में कोई आप एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम बना ही नहीं पाए, आप पाकिस्तान के बारे में सीरियस नहीं हो पाए। यही ट्रेजेडी है पाकिस्तान। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमने देखा है कि जब भी शोएब चौधरी और साजिद तारड़ साहब के बीच में डिस्कशन होता है तो वो बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होता है। तो सबसे पहले हम बात करें, इन दोनों ने ये डिस्कस किया कि आईएमएफ भारत और पाकिस्तान को अलग अलग ट्रीट क्यों करता है। वेल, इसका सिंपल आंसर है हैसियत की बात है। जब इकोनॉमिक्स में डिफरेंस होगा तो आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी दुनिया का देश है वो अलग तरीके से ट्रीट करेगा। आज पाकिस्तान की जो कंडीशन है उसे उसी हिसाब से ट्रीट किया जा रहा है, और जो दहशतगर्दी पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में फैलाई, आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को उसी नजरों से देखती है। जहां एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री ये बात कर रहे हैं कि वो भारत को दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बना देंगे, वहीं पाकिस्तान आज भी कर्जों की लाइन में लगा है। और इन्होंने ये कहा कि भारत के पीछे आज दुनिया चलती है। भारत के पीछे दुनिया इसलिए चलती है क्योंकि भारत के पास $600 बिलियन से ज्यादा के फॉरेन रिजर्व्स हैं। वेल, हमने देखा कि पाकिस्तानी को बात समझ आ गई है कि भारत और भारतीयों का दबदबा अब हर जगह है। इवन की आईएमएफ जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी भारत से बिना पूछे पाकिस्तान को लोन नहीं देती। अमेरिका भी जो स्टेप लेता है उसमें भारत का इंटरेस्ट पहले रखता है। और दूसरी ओर इन्होंने बात की पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती की, जो ये कहते हैं हिमालय से ऊंची है, सागर से गहरी है और शहद से मीठी है। वेल, एक बात मैं इनको कहना चाहूंगा कि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती नहीं है, वो बाप और बेटे का रिश्ता है। चाइना पाकिस्तान का बाप है, वो कभी भी पाकिस्तान को अपने बराबर नहीं समझता, क्योंकि दोस्ती जो है वो बराबर वालों में होती है। और जिस तरह चीन पाकिस्तान को अपना नौकर समझता है,
उसी तरह अफगानिस्तान पाकिस्तान से नफरत करता है। हमने देखा है कि अफगानियों के मन में पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी नफरत भरी है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि पाकिस्तान ने कुछ चंद डॉलर्स के लिए, कुछ बिलियन डॉलर्स के लिए अफगानिस्तान को तबाह कर दिया और अपने मतलब के लिए काफी सारे अफगान परिवारों को उजाड़ दिया। और लास्ट में मैं बात करूंगा भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की, जिन्होंने करगिल विजय दिवस पे जो स्पीच दी उस पे ये कहा कि अगर पाकिस्तान थोड़ा सा भी अब भारत को छेड़ेगा तो भारत बिल्कुल देरी नहीं करेगा पाकिस्तान की सीमा में अंदर आने के लिए और पीओके वापस लेने के लिए। तो हमें भी इंतजार रहेगा कि अब भारत कब पीओके लेगा और इस पे आपकी क्या राय है। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।